Hello, Competitive Outlook family. Today we are here with another set of current affair topics from January 2023. So, without wasting any time, let us continue. Let us have a look on index of today's topics. We are having European Union US Artificial Intelligence Agreement. Second is International Holocaust Remembrance Day 2023. First Made in India helmet to meet Europe ECE 22.06 standard, draft national electricity policy, and the fifth is Hindenburg research report on Adani Group. These are the topics we are to discuss today. So let's continue. The first topic is US European Union agreement. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी रेस्पॉन्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड और वेदर फोरकास्टिंग में बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट मदद करेगा दोनों यूरोपियन यूनियन और यूएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना प्रोजेक्ट्स में और कोलैबोरेशंस में। तो इस एग्रीमेंट की जो एप्लीकेशन वो माना जाता है काफ़ी वसी है। तो आओ हम देखते हैं इस एग्रीमेंट को और इसका एम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलिंग जो ये जॉइंटली यूज़ किया जाएगा इन दोनों एंटिटीज में, ताकि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ाया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बढ़ाया जाएगा। दैट इज़ मशीन विल बी ट्रेन टू डू सर्टन प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे मशीन्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो कुछ प्रोसेस करें। तो इस एग्रीमेंट के तहत ये जो इंटिटीज़ है, मतलब यूरोपियन यूनियन और यूएस, ये फोकस करेंगे डाटा मैनेजमेंट पे। ये डाटा रिच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को डेवलप करेंगे। एमरजेंसी रेस्पॉन्स और ग्रिड मैनेजमेंट जो है ये माना जाता है इनके की टारगेट एरियाज होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अगर जाए तो एम जो है वो डाटा कलेक्शन का है और इसको स्टोर करना सेफली। तो डाटा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का डाटा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटेड है उसको यूज़ कैसे किया जाएगा, और बैलेंस जो ग्रिड लोड पे है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? तो द प्रोजेक्ट विल कलेक्ट ऑल द डाटा। ये प्रोजेक्ट जो है ये तमाम डाटा कलेक्ट करेगा और उसको एक कॉमन पूल में इकट्ठा करेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डाटा यूसेज है, और ऑल सच इंडिविजुअल कलेक्शंस विल बी कोलैबोरेट टुगेदर। ठीक, इसमें तमाम जो इंडिविजुअल कलेक्शंस है उनको एक साथ एक पूल में डाला जाएगा। तो अगर हम इस वक्त मौजूदा देखें तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन और यूएसए जो है इस स्टॉक में इन्वॉल्व है, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल फ्यूचर को अगर देखें तो ये जो एंटिटीज़ है ये प्लान कर रही हैं कि बाकी कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 2023। ठीक, तो होलोकास्ट का मतलब होता है लार्ज स्केल कोई डिस्ट्रक्शन। ठीक, उसको होलोकास्ट कहते हैं। तो इंटरनेशनल होलोकास्ट डे जो है ये मार्क किया जाता है जो जीविश किलिंग हुई है उसको याद करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो हिटलर और उसकी आर्मी ने कत्ल किए थे। ठीक, तो मोर देन 6 मिलियन जीव्स वर किल्ड। ठीक, इस पीरियड में 6 मिलियन से ज़्यादा जीव्स को, मतलब 60 लाख से ज़्यादा जीव्स को कत्ल किया गया था। तो ये दिन जो है 27 जनवरी को होता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया 2004 में इस दिन को मार्क करने के लिए। तो अगर हम 2023 इंटरनेशनल होलोकास्ट डे को देखें, इसका थीम का क्या था? तो इसका थीम था होम एंड बिलोंगिंग। ठीक, होम एंड बिलोंगिंग इसका थीम था। तो इसकी सिग्निफिकेंस और क्यों हिटलर ने, व्हाई डिड हिटलर द नाजी लीडर हेट जीव्स। ठीक, तो हिटलर जो नाजी का लीडर था ये जीव्स को क्यों नफरत करता था और इस दिन की सिग्निफिकेंस क्या है ये हम देखेंगे। तो ये जो दिन है ये दुनिया को याद दिलाता है कि इसमें जो जीव्स जो थे उन 2/3 जीव्स को जो है
2/3 जीव्स की पॉपुलेशन है उसको ख़त्म किया गया हिटलर और उसकी आर्मी द्वारा। हिटलर उनको मानता था कि ये इन्फीरियर हैं और उनको पूरी तरह से ज़मीन से जो है इरेडिकेट, ये जो प्लैनेट अर्थ है इससे इनको पूरी तरह से इनकी रेस को ही ख़त्म करना चाहता था। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स जो इसके हैं वो कंसिडर करते हैं कि ये जो है रिलीजियस कंडेमिनेशन, ये रिलीजियस हरासमेंट को कंडेम किया जाए, इंटॉलरेंस, वायलेंस और अनरीजनेबल इंसाइटमेंट। तो वाई डिड एडोल्फ हिटलर द नाजी लीडर हेट जीव्स, ठीक, एडोल्फ हिटलर जो नाजी लीडर था वो जीव्स को क्यों हेट करता था। तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हिटलर ने जीव्स के खिलाफ हेट को इन्वेंट किया, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जीव्स के खिलाफ जो हेट है वो प्रिवेल, वो चल रही थी सिंस द मिडल एजेस, ठीक, मिडिवल एजेस से जीव्स के खिलाफ जो है हेट चल रही थी। ये हिटलर ने ही इन्वेंट नहीं की थी, उससे पहले भी थी। अकॉर्डिंग टू हिज बुक मेन काम्फ, ठीक, मेन काम्फ जो उसकी बुक है, हिटलर वाज प्रेजुडाइस्ड अगेंस्ट जीव्स, ठीक, हिटलर को जीव्स के खिलाफ प्रेजुडाइस्ड बनाया गया। मैनी आर द जर्मन नेशनलिस्ट, ठीक, ड्यूरिंग हिटलर वर एंटी जीव्स, ठीक, तो बहुत सारे जो जर्मन नेशनलिस्ट थे वो एंटी जीव्स थे हिटलर के दौर में। बट देयर आइडियालॉजीज वर नॉट एज क्रूल एज दैट ऑफ जीव, लेकिन उनकी जो आइडियालॉजी इतनी क्रूल नहीं थी जितनी हिटलर की थी। तो ज़्यादातर जर्मन्स बिलीव करते हैं कि हिटलर ने जीव्स के खिलाफ हेट को डेवलप किया बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। जर्मनी लॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को शिकस्त मिली। तो जीव्स, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स वर कंसिडर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट, ठीक, यहाँ पे क्या है, इस मुल्क की जो डिफीट, जो शिकस्त हुई उसमें माना जाता है जीव्स, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स का हाथ है। एंड फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से हिटलर ने इन जीव्स के खिलाफ हेट को बहुत तेज़ी से या बहुत ख़तरनाक तरीके से डेवलप किया। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट मेड इन इंडिया हेलमेट टू मीट यूरोप ECE 22.06 स्टैंडर्ड। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप जो है उस सेट द ECE स्टैंडर्ड फॉर हेलमेट्स, ठीक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन जो है फॉर यूरोप ये ECE स्टैंडर्ड सेट करता है हेलमेट्स के लिए। तो द स्टैंडर्ड इज़ बीइंग यूज्ड इन सेवरल कंट्रीज, ये स्टैंडर्ड जो है ये बहुत सारे ममालिक में यूज़ किया जाता है। तो पिछले 20 साल से ECE 22.06 स्टैंडर्ड को ही यूज़ किया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब ECE 22.06 स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में। तो इस स्टैंडर्ड में क्या होता है, लो स्पीड क्रैश टेस्ट किया जाता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है और बहुत सारी और भी चीज़ों को देखा जाता है। तो जो न्यू इग्नाइट IGN 7 हेलमेट जो है ऑफ स्टील बर्ड, ये फर्स्ट हेलमेट बनी है इंडिया की टू मीट ECE 22.06 स्टैंडर्ड, ठीक, हेलमेट का नाम है इग्नाइट IGN 7 हेलमेट्स, ठीक, ये स्टील बर्ड की है और ये पहली हेलमेट बनी है जिसने ECE 22.0 स्टैंडर्ड को मीट किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ताकि वो काम करे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ पे हिंदुस्तान में, तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दी है जिसमें कहा गया है कि न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को क्रिएट किया जाए। तो इस रिकमेंडेशन की बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी जिसकी चेयरमैन थे गिरीश प्रधान, ठीक, इनको ये काम दिया गया कि आप एक पॉलिसी क्रिएट करें। तो इस पैनल ने ड्राफ्ट पॉलिसी को सबमिट किया 2021 में। तो अब जो मिनिस्ट्री है वो पॉलिसी को फाइनलाइज करने पे है और इस पॉलिसी को सर्कुलेट किया जाता है स्टेट्स में और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को, ताकि वो अपने कमिट्स इस पे दे सकें। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द ड्राफ्ट पॉलिसी और इसका बैकग्राउंड। तो ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है, द पॉलिसी फ्रेम्ड इन्वोकिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट
003 मतलब 2003 के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको इन्वोक करके ये पॉलिसी फ्रेम की गई। तो इसमें क्या कहा गया, प्राइवेट पार्टी शैल बी इनवाइटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो इनमें कहा गया कि प्राइवेट पार्टीज़ को इनवाइट किया जाए डिस्ट्रीब्यूट के लिए। तो क्वालिटी पावर सप्लाई की जाए रूरल एरियाज़ में, ठीक, देहाती जो इलाके उनमें क्वालिटी पावर सप्लाई किया जाए। कोल पे जो डिपेंडेंस है वो कम किया जाए। हाइड्रोजन स्टोरेज को बढ़ाया जाए और हाइड्रो स्टोरेज को भी ही बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट इन मिनी ग्रिड्स पे इस पॉलिसी ने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहे। जो स्मार्ट मीटरिंग है उसको कंप्लीट किया जाए। जो मीटरिंग है उसको स्मार्ट पूरी तरह से किया जाए। तो इनकरेज एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ डोमेस्टिक पावर इक्विपमेंट, ठीक, डोमेस्टिक पावर इक्विपमेंट को इनकरेज और इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखें तो हिंदुस्तान ने पहली नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को 2005 में लॉन्च किया, लेकिन कम से कम 16 साल बाद भी कोई भी एफर्ट नहीं किया गया इसको अपडेट करने के लिए। अगरचे पीक शॉर्टेज एनर्जी की होती है तो अभी भी कोई एफर्ट लॉन्च नहीं किया गया इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्लो डेवलपमेंट दिखा रहा है, लेकिन सबस्टेंशियल इंक्रीज देखा गया डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी वगैरह उसको कोई बढ़ाया नहीं गया। तो आज भी अगर देखें तो लगभग 6 लाख करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मुल्क में है। तो हिंदुस्तान जो है वो इज़ मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड हैज़ सेट अ गोल ऑफ अचीविंग नेट ज़ीरो बाई 2070, ठीक। तो इंडिया ने एक गोल सेट किया है कि 2070 में हमारे पास नेट ज़ीरो होना चाहिए। तो द न्यू पॉलिसी विल एड इंडिया टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये जो नई पॉलिसी है ये हिंदुस्तान को मदद करेगी अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, उसको अचीव करने में। तो द लास्ट टॉपिक इज़ हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप, ठीक। अडानी ग्रुप पे हिडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट दी है, उस पर हम देखेंगे। तो हिडनबर्ग जो है ये एक रिसर्च कंपनी है जो फाइनेंशियल रिसर्च करती है दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर मैन और उसकी बिजनेस फर्म जो अडानी ग्रुप है उस पे। तो रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इन्वॉल्व था बड़े सारे फ्रॉड स्कीम्स में और स्टॉक मैनिपुलेशन में। तो जो एग्जैक्ट वर्ड इस रिपोर्ट ने इस्तेमाल किया है वो है ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन, ठीक। तो ब्रेजन का मतलब होता है विदाउट शैम, ठीक। द वर्ड ब्रेजन मीन्स विदाउट शैम। तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है और अडानी फैमिली मेंबर्स उनके बारे में हम देखते हैं। तो की फाइंडिंग क्या है, इस कंपनी ने 2 साल की राइगोरस इन्वेस्टिगेशन की अडानी पे और उसकी जो फैमिली मेंबर्स पे। तो रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मैनिपुलेट किया 218 बिलियन US$ स्टॉक्स में। अगर हम नेट वर्थ अडानी की देखें तो वो 120 बिलियन USD है। तो उसने इसमें 100 बिलियन US$ जो है वो लास्ट 3 ईयर्स में ही एक्यूमुलेट किए, जमा किए। तो मोस्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो ज़्यादातर जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन से मिला है। एप्रिसिएशन मतलब स्टॉक्स की प्राइस का इंक्रीज होना। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज एंड एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज। तो अगर हम देखें अडानी की जो 7 कंपनीज है इनकी प्राइस जो है पिछले लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में 819% बढ़ी है। तो अगर हम हकीकत देखें ये जो 7 कंपनीज हैं, ये 7 कंपनी जो है जिन्होंने स्टॉक में हाइक्स लाए, ये एक्चुअली डेट में चल रहे हैं और लिक्विडिटी प्रेशर इन पे है, ठीक है। तो अडानी फैमिली मेंबर्स, राजेश अडानी जो है वो गौतम अडानी का यंगर ब्रदर है। इसको 2 बार अरेस्ट किया गया है। क्यों? उसने शेल कंपनीज बाहर दूसरे देशों में कायम की और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से उन्होंने इसको एक्यूज़ किया 2014-15 में
इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डायमंड फ्रैडुलेटली यूजिंग शेल कंपनीज। ठीक, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायमंड फ्रॉड से करता था शेल कंपनीज को यूज़ करके। ठीक, शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं चल रहा है, या उनकी जो एसेट्स है वो कोई बड़े एसेट्स नहीं होते हैं। ठीक, उनको शेल कंपनीज कहा जाता है। तो इस अडानी की जो शेल कंपनीज है वो यूएई में है, मालदीव्स में है, कैरिबियन आइलैंड्स में। इन्होंने प्रॉफिट जो है 17 बिलियन यूएस डॉलर किया है। तो उन्होंने टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन को यूज़ किया है इन ममालिक में टू फेक देयर टर्नओवर। ठीक, तो टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन ऐसे किसको कहते हैं? ठीक, टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन अपनी कंपनीज को ऐसी कंट्रीज़ में बनाना जहाँ पे टैक्स तो या तो बहुत कम दिया जाता है या तो बिल्कुल दिया ही नहीं जाता। मतलब ये इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स एवेजन हो। ठीक, टैक्स से बचा जाए। विनोद अडानी जो है गौतम अडानी का एल्डर ब्रदर है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कंपनी सिंगापुर में है और यूएई में है। बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिडनबर्ग रिसर्च से दैट देयर आर नो ऑपरेशन इन दिस एंटिटीज। लेकिन जब हिडनबर्ग रिसर्च ने इन पे इन्वेस्टिगेट किया तो देखा गया इन कंपनीज में कोई टर्नओवर या कोई ऑपरेशन चल नहीं रहा है। मतलब ये फेक कंपनीज देखी गई। तो विद दिस टॉपिक्स today's session comes to an end. We hope you like the content of these sessions. If you like the content of these sessions, do like, subscribe, share, comment, and also don't forget to press the bell icon so that the latest content reaches to you within no time. Thank you. Have a nice day.